After we were discussing about the डॉन इंडियन इनर कॉलोनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट मोमेंट। लास्ट पॉइंट आप लोग बता सकते हैं मुझे, हम क्या कौन से पॉइंट पे थे लास्ट टाइम? ठीक है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ पहले, सो उसके बाद मुझे बताइए आप। चलो, ये पार्ट हो गया था हमारा। सो हैव वी फिनिश दिस पार्ट? अहमद शाह वाला ये हो गया था। आलमगीर, अच्छा, ये भी हो गया था। उसके बाद मैंने पीपीटी इसलिए शेयर नहीं किया बिकॉज आई विल शेयर इट बाय टुडे। सो अभी ये चैप्टर हमारा खत्म नहीं हुआ, ये खत्म हो जाएगा आज। इसके बाद हम अगले चैप्टर को भी स्टार्ट कर देंगे। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी ऑलरेडी। अंगारिया क्लैन के बारे में हमने डिस्कस किया था। अंगारिया क्लैन, आपको पता है अंगारिया क्लैन का जो मुखिया था वो कौन था? कान्होजी आंग्रे, ठीक है, उसके अंडर में अंगारिया क्लैन थी। पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ये भी हमारा हो गया था। सो बालाजी से यहाँ से स्टार्ट कर थे क्या हम, कि ये वाला पार्ट हो गया था? बस सर, इधर यहाँ से स्टार्ट करना था कि ये पार्ट हमने खत्म कर दिया था? नहीं, यही इधर से से स्टार्ट करना था ना? क्या? हाँ, यही से स्टार्ट करना है ना? करेक्ट। ओके। बालाजी बाजीराव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बालाजी बाजीराव यानी कि बाजीराव पहला हम इसको बोलते हैं, बाजीराव वन। बालाजी विश्वनाथ जो थे, ये बाजीराव वन के फादर थे। ओके। और जैसे इसके फादर थे, ये स्ट्रॉन्ग थे। इनको हिस्ट्री में जैसे बोला जाता है कि गनीमी कावा एक प्रकार होता है, जैसे उसको इट इज कॉल्ड एज द वॉर स्ट्रेटेजीज की हम जब बात करते हैं ना, शिवाजी महाराज जो थे पहले, ही वाज द फर्स्ट वॉरियर। तो ये पहले वॉरियर थे जिनके पास गनीमी कावा जैसे टैक्टिक्स थे। ओके। तो गनीमी कावा का मतलब ये होता है कि अगर सामने का जो दुश्मन है हमारा, उसके वो बहुत स्ट्रांग है, उसके पास बहुत ज्यादा फोर्स है, हमारे पास थी मानो ही हैज 1 लाख फोर्स एंड वी हैव ओनली 10,000 फोर्स। 10,000 पीपल का फोर्स है हमारे पास, तब भी 10,000 का फोर्स जो है वो 1 लाख की फोर्स पे भारी पड़ रहा है। यानी कि उसको इस तरह से हराया कि उसको समझ में नहीं आया। इसको बोलते हैं गनीमी कावा। ओके। गैरिला वॉरफेयर, अच्छा वो वर्ड मुझे याद आया, गैरिला वॉरफेयर। तो गैरिला वॉरफेयर थे इनके पास, तो ये भी वैसे ही था, सेम ही था। ओके। तो गैरिला वॉरफेयर की जो टैक्टिक्स करते थे बाजीराव, वो थोड़ी अलग थी। तो हाँ, अगर आपको इनके हिस्ट्री में पूछा गया कि हु वाज बाजीराव वन, तो बाजीराव वन वाज द सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ। ओके। बालाजी विश्वनाथ वाज द राइट हैंड ऑफ शाहू जी, शाहू महाराज। शाहू महाराज के राइट हैंड उनको बोला जाता है हिस्ट्री में, बिकॉज बालाजी इन दी फोर्स ऑफ इन मराठा फोर्स, जिन्होंने शाहू महाराज को एक महाराज का दर्जा दिलाया था, स्टेटस दिलाया। ठीक है। तो इसी के आगे हम डिस्कस करेंगे 1722 1740। जैसे जनरली क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ ने, सॉरी, शाहू महाराज ने
शाहू महाराज ने पेशवा के हाथ में सत्ता सौंप दी थी, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सातारा में थी। शाहू महाराज सातारा में बैठे थे। जैसे मैंने आपको कहा था कि मराठा पावर 2 हिस्से में बांटी गई थी, डिवाइड हो गई थी। ये गद्दी थी कोल्हापुर में, दूसरी गद्दी थी कहाँ पे, सातारा में। तो सातारा में शाहू महाराज खुद बैठते थे और वहां से वो ऑपरेटिंग करते थे। तो पेशवा को सारे जा रहे हैं, कौन से एरिया पे वो टैक्स वसूल करने जा रहे हैं, ये सारी डिटेल्स पेशवा उनको देते थे शाहू महाराज को। तो शाहू महाराज ने पेशवा के पास हाथ में इसलिए सत्ता सौंप दी थी बिकॉज जो इंटरनल जो क्लैशेस थे उनके बीच में, शाहू महाराज के बीच में और उनकी जो आंटी थी ताराबाई और उनका बेटा शिवाजी दूसरा, इनके बीच में इंटरनल फैमिली क्लैशेस थे, ठीक है। तो फैमिली क्लैशेस की वजह से इन्होंने पेशवा के हाथ में पावर दे दी थी, बालाजी और सॉरी शाहू महाराज ने। तो इन्होंने कहा कि आप ही अब पूरा वॉरफेयर, पूरा कमान फोर्स का आप ही संभालिए, ठीक है, मुझे बस खाली आप रिपोर्टिंग दिया करिए, कहाँ पे आप क्या क्या एक्टिविटीज करने वाली हो। ओके, तो 17 से पुणे, पेशवा का मेन जो कैपिटल था वो पुणे था, और जो मराठा का इम्पोर्टेंट जो बोलते हैं ना, जैसे मुंबई का, जैसे महाराष्ट्र कैपिटल क्या है, मुंबई है, और इंडिया का कैपिटल क्या है, दिल्ली है। वैसे उस टाइम पे जो कैपिटल थी मुंबई की, सॉरी मराठा रीजन की, उस टाइम पे पेशवाओं की जो थी वो पुणे थी, और शाहू महाराज यानी मराठा जो फोर्सेस थी पूरी एंटायर महाराष्ट्र, उनकी मेन कैपिटल सातारा थी, ठीक है। तो अभी पेशवा कहाँ से ऑपरेट करेंगे, पुणे से ऑपरेट करेंगे। तो अभी यहाँ से पूरा पेशवा का एक जनरेशन स्टार्ट होगा। मैं आपको पूरा जनरेशन का चार्ट दूंगा, कौन इसका बेटा था, कौन क्या था, कौन कब आया, वो सब मैं आपको यहाँ पे दूंगा। तो बाजीराव बालाजी विश्वनाथ के होने के बाद बाजीराव को बनाया गया पीरियड था डिविजन 1707। तो इन्होंने मराठा पावर को इतना ज्यादा एक्सटेंड किया था, ठीक है, मुगलों के लिए एक चैलेंज खड़ा हो गए थे बाजीराव वन। ओके, तो आपने जो मूवी मैंने आपको लास्ट टाइम मेंशन किया था नाम मूवी का, द मूवी नेम इज व्हाट इज द नेम ऑफ मूवी, बाजीराव मस्तानी। उस मूवी में दिखाया है बाजीराव वन, दिखाया उसमें यही बाजीराव दिखाया। ओके, थोड़े से अच्छा वॉइस ब्रेक हो रहा है, सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, ब्रेक हो रही है, अनम्यूट करके रिप्लाई करिए। सब लोग रिप्लाई करिए, मुझे वॉइस क्लियर आ रही है, ब्रेक हो रही है। इकरा, अंशुल, मयूर, बीच में ब्रेक हो रहा है। ओके ओके ओके, थोड़ा मैं रिफ्रेश कर लेता हूं एक बार। ठीक है, तो took the Marathas on the offensive in northern India। सबसे ज्यादा मराठा एम्पायर का जो एक्सटेंशन किया था नॉर्थ इंडिया में, वो बालाजी बाजीराव, सॉरी बालाजी आ रहा है मुझे, बाजीराव वन ने किया था। ओके, तो बाजीराव वन ने नॉर्थन इंडिया कौन, नॉर्थन इंडिया यानी कि पंजाब का ये आ गया उसमें। उसके बाद एमपी से लेके मालवा पठार एमपी से शुरू होता है, मालवा पठार। उसके बाद एमपी के बाद इन्होंने राजस्थान के बाद फिर ये चले गए थे पंजाब, हरियाणा, के हरियाणा। उसके बाद ये चले गए थे हरियाणा के बाद यूपी, बंगाल, देन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। उस टाइम पे तो झारखंड छत्तीसगढ़ नहीं था, लेकिन वो पूरा नॉर्दर्न एरिया है। तो ये पूरे नॉर्दर्न एरिया में चले गए थे, इन्होंने पूरी मराठा सत्ता वहां पे एक्सटेंड कर दी थी। ओके, और मैं आपको और एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा, जैसे जो मराठा फैमिलीज के जो घराने बने थे, घराना उसको डायनेस्टी बोलते हैं, वो डायनेस्टी बाजीराव ने डिवाइड कर दी थी। जैसे आप अगर
देखोगे तो इनकी डायनेस्टी 5 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, मराठी डायनेस्टी। तो जैसे सिंधिया, जो शिंदे थे पहले, शिंदे, होलकर, शिंदे, भोसले, ठीक है। उसके बाद फिर गायकवाड़, ओके, तो गायकवाड़ थे। तो ऐसे गायकवाड़ जैसे बड़ौदा में थे, गायकवाड़ को उन्होंने बड़ौदा में तैयार कर दिया। शिंदे जो थे वो एमपी में थे, ग्वालियर में शिंदे थे। उसमें अभी जो आदित्य ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, वहाँ के एमपी के, जो ग्वालियर के जो महाराज के बेटे थे वो पहले, ठीक है। तो वो अभी सिंधिया, उन्होंने सरनेम बदल दिया, सिंधे से सिंधिया बन गया। वो इनका ही फैमिली था, मराठा फैमिली था पहले, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में चले गए। राजस्थान में अगर आपने ये देखा होगा, वहाँ की जो सीएम थी पहले, वसुंधरा राजे, पहली सीएम थी राजस्थान की भी, अशोक गहलोत है। तो वसुंधरा राजे भी इन्हीं की फैमिली को बिलोंग करती है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उसकी बुआ लगती है, इन रिलेशन वो, सो वॉट एवर। तो पूरा इनका खानदान था, पूरा डायनेस्टी था, पूरा स्प्रेड हुआ था। उसके बाद पुणे में पेशवा बैठते थे, पेशवा ब्राह्मण फैमिली थी, ओके। उसके बाद जो गायकवाड़ थे, गायकवाड़ कहाँ थे? बड़ौदा में थे। भोसले नागपुर में थे। तो ऐसे इनकी फैमिली ना डिवाइड हो चुकी थी। तो ये किसने किया था? ये बाजीराव ने किया था। हर जगह पे डायनेस्टी इन्होंने तैयार कर दी थी, और उस एरिया को पूरा डायनेस्टी राज करेगा उसमें, ओके। तो इसीलिए नॉर्दर्न में भी ये चले गए थे। उसके बाद 1725 निजाम असफ जहा पहला। निजाम उस मूवी में दिखाया, निजाम को दिखाया है, आप अगर देखोगे मूवी को समझ जाओगे आप। तो जो निजाम असफ जहा जो थे पहले, ये हैदराबाद के निजाम थे। 1725 में सेंड एन आर्मी एंड क्लियर्ड आउट मराठा चौथ कलेक्टर्स फ्रॉम द कर्नाटक रीजन। तो इन्होंने क्या किया था निजाम असफ जहा ने? मराठा, मैंने आपको कहा था ना, मराठा क्या करते थे, बाजीराव के टाइम पे ज्यादा पावर एक्सटेंड होता मराठा, बाजीराव पहले के टाइम पे। इसने क्या किया था, हर एरिया पे जाके ना, जहाँ मराठा पावर नहीं है वहां पे जाके अटैक करवाता था बाजीराव। अटैक करने के बाद उस एरिया को जो ना ये अपने अंडर में ले लेता था, और उस एरिया पे ये सारा देशमुखी और चौथाई वसूल करता था। ये टैक्स था जो मराठा जो सरदार थे वसूल करते थे उस एरिया के लोगों से, उस एरिया के किंग से, जो नॉन मराठा किंग है, ओके। तो वहां से ये सार देशमुखी और चौथाई वसूल करते थे। ये वही सेम जैसे औरंगजेब जिजिया नाम का टैक्स वसूल करता था ना, वैसे सेम ये भी वैसे ही करते थे, ओके। तो उसके बाद क्लियर्ड आउट मराठा चौथ कलेक्टर्स फ्रॉम द कर्नाटिक रीजन। तो इसने क्या किया, निजाम असफ जहा ने, कि ये जो मराठा पावर जो आती थी ना कर्नाटिक एरिया में, ये सात दशमी का चौथाई को वसूल करने के लिए, वहां पे इसने अपनी आर्मी को भेज दिया था निजाम असफ जहा ने, और इनको भगाने की वहां से कोशिश की गई थी कि इनको वहां से हम भगा देंगे करके। लेकिन निजाम इन्वेडेड पुणे एंड इंस्टॉल्ड संभाजी दूसरा ऑफ कोल्हापुर ऑन द थ्रोन एज अ चैलेंज टू छत्रपति शाहू। देखो निजाम ने क्या गेम खेला यहाँ पे, निजाम ने क्या किया, कर्नाटक से तो अपनी आर्मी उसने भेजी थी वहां पे, इनको क्लियर आउट, मराठा को वहां से क्लियर आउट करने के लिए। तो बाद में पुणे पे, पुणे जो सिटी था, मैंने पता ना, पुणे निजाम पेशवाई का क्या था, ये राजधानी था, पेशवा का राजधानी पुणे था। तो निजाम ने क्या किया, पुणे पे अटैक करवाया, और वहां पे संभाजी दूसरा जो था, ये संभाजी दूसरा कौन है पता है? कोई बताएगा मुझे? चलो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, एनीवन? संभाजी दूसरा कौन है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो इसने क्या किया, निजाम ने संभाजी दूसरा इसको बैठा दिया गद्दी पे, ऑन द थ्रोन एज अ चैलेंज, और छत्रपति शाहू को चैलेंज करने के लिए। संभाजी दो कौन था? छत्रपति शाहू संभाजी के बेटे थे, संभाजी वन के छत्रपति शाहू। संभाजी दूसरा कौन था फिर? राजाराम के दो बेटे थे, एक था शिवाजी दूसरा, और दूसरे थे संभाजी टू। तो संभाजी टू मैंने आपको कहा था ना, इनका और छाऊ महाराज, इन दोनों का जमता नहीं था, फैमिली क्लैशेस थे। एक फैमिली कहाँ थी? कोल्हापुर, और एक फैमिली कहाँ थी? सातारा। तो ये जो गद्दी है ना वो डिवाइड हो चुकी थी, ठीक है। तो एज ए चैलेंज, तो शाहू महाराज को चैलेंज करने के लिए पुणे के गद्दी पे सीधा संभाजी दूसरे को बिठा दिया इन्होंने, सॉरी कोल्हापुर की गद्दी पे, कोल्हापुर के थे वो संभाजी दूसरा, ओके। So Nizam plundered Loni, Pargav, Patas, सुपा एंड बारामती यूजिंग हिज आर्टिलरी। तो देखो ये जो ये गांव थे ना, लूनी, परगान, ये गांव थे, बारामती, उस टाइम पे बारामती भी था। तो निजाम ने क्या किया, आर्टिलरी को क्या किया, यूज किया, उसके आर्टिलरी ने उसका सैन्य को, फोर्स को यूज किया, और इन गांवों को लूटा, इसने प्लंडर्ड किया निजाम ने।
ठीक है। अब इसका आंसर बाजीराव देगा। तो बाजीराव वन ने क्या किया था मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इतना कुछ होने के बाद तो संभाजी दूसरे को गादी पे बिठवाया, गद्दी पे उसको महाराज डिक्लेयर कर दिया और छत्रपति शाहू को चैलेंज किया, कुछ गांवों को लूटा। ओके, तो अभी बाजीराव ने क्या किया, अब रिटेलिएट क्या मतलब होता है, काउंटर अटैक। तो बाजीराव जो पहला था, ही वाज वेरी वेरी शूड किंग। तो बाजीराव 1727 में बाजीराव ने अपनी रिटेलिएटरी गैरिला अटैक फोर्स जो निजाम के ऊपर इसने यूज की थी। ओके, गैरिला अटैक जो शिवाजी महाराज था ना, गनी में कावा करते थे, यानी अगर सामने वाला जो अपना दुश्मन है उसके पास कितनी भी फोर्स हो लेकिन उसको हराया जाएगा गेरिला अटैक से। ठीक है, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कहाँ से अटैक किया, कहाँ से हमारा इसने नुकसान करके चला गया। ठीक है, सो 1727 में बाजीराव ने क्या किया, काउंटर अटैक शुरू किया, गेरिला अटैक शुरू किया निजाम के ऊपर। और जितनी भी न्यू टेरिटरी, निजाम की न्यू टेरिटरी थी ना, निजाम की नई नई टेरिटरी पे अटैक किया गया था, गेरिला अटैक विद द हेल्प ऑफ मल्हार राव की हेल्प से। उसके साथ साथ मल्हारराव होलकर, ठीक है, राणोजी शिंदे और पवार इनके इनकी मदद से इन्होंने निजाम की नई टेरिटरी पूरी अपने कब्जे में कर ली थी। तो इन्होंने वहां जाके अटैक करोगे ना तो हम फिर इधर आके हम अटैक करवाएंगे, आपके एरिया में घुस के हम अटैक करेंगे। तो फिर निजाम को थोड़ा सा टेंशन आ गया, टेरिटरी पे अटैक हो गया उसके टेरिटरी पे। कहाँ पे, औरंगाबाद के पास हुआ था, औरंगाबाद जो महाराष्ट्र का औरंगाबाद है वो। ठीक है, तो बैटल ऑफ पालखेड़ हुआ, और बैटल ऑफ पालखेड़ किसके बीच हुआ था, निजाम और बाजीराव। तो बाजीराव के द्वारा जो मराठा फोर्स को लीड किया गया था, तो बाजीराव की मराठा फोर्स ने निजाम की फोर्स को हरा दिया था बैटल ऑफ पालखेड़ में। ठीक है, और निजाम को उन्होंने बाद में फोर्स किया कि आपको भी मुंगी शेरगांव का आपको ट्रीटी साइन करना पड़ेगा। मुंगी शेरगांव ये रीजन का नाम है। उस टाइम पे क्या होता था, जिस एरिया में अगर अटैक किया, वो एरिया अगर किसी राजा ने जीत लिया तो उस एरिया के नाम से उस ट्रीटी को नाम दिया जाता था, उस एग्रीमेंट को नाम दिया जाता था। तो निजाम को फोर्स किया, ट्रीटी ऑफ मुंगी शेरगांव आप साइन करो, तो इनको साइन करना पड़ा। और बाद में इन्होंने फिर से मराठा किंग, शाहू को मराठा किंग घोषित करवाया गया था बाद में। फिर से जैसे बालाजी बाजीराव ने उनको एक एज अ किंग का स्टेटस दिलवाया था, तो निजाम ने निकालने की कोशिश की थी, अगेन बाजीराव ने उसको रिस्टोर कर दिया। एंड इज राइट टू कलेक्ट टैक्सेस इन द डेक्कन। डेक्कन एरिया में जो डेक्कन एरिया जो आंध्र और मराठा, इसके बीच में डेक्कन एरिया प्लेटू आता है, डेक्कन प्लेटू। तो जो डेक्कन जो अभी उस टाइम पे वो आंध्र में था, डेक्कन हैदराबाद में, निजाम हैदराबाद में बैठते थे। तो डेक्कन प्लेटू में टैक्स वसूल करने का जो अधिकार था मराठाओं का, वो भी उसको वापस लौटाना पड़ा था कि निजाम को। इतना ज्यादा नुकसान निजाम का हो गया था, निजाम ने सोचा ही नहीं था ये कि ये ऐसा कुछ यहाँ पे आके कर जाएंगे अगर हम महाराष्ट्र में अपनी मूवमेंट करेंगे। तो बाजीराव वन नाउ सेंट अ लार्ज आर्मी अंडर हिज ब्रदर चिमाजी अप्पा। बाजीराव का जो ये था, बाजीराव ने उसके ब्रदर, जो उसका ब्रदर था चिमाजी अप्पा बाजीराव का, दो बेटे थे बालाजी बाजीराव, सॉरी बालाजी विश्वनाथ के दो बेटे थे, एक बाजीराव था केशव बाजीराव, दूसरा चिमाजी अप्पा था, ये दोनों उसके बेटे ही थे। तो चिमाजी अप्पा जो उसका भाई था, उसके अंडर में एक बड़ी आर्मी की फोर्स थी, उसने भेजी थी, ट्रूप भेजी थी टू रेस्ट मालवा फ्रॉम द मुगल्स, मुगल से मालवा को जीतने के लिए। तो मालवा को भी इसको अपने कब्जे में लेना था बाजीराव। बाजीराव तो ऐसा था ना, वन बाय वन हर एक रीजन को जीता जा रहा था, उसको रोकने वाला कोई था ही नहीं। नो वन वाज देयर टू चैलेंज बाजीराव वन। ठीक है, तो मुगल फोर्सेस डिफीटेड इन द बैटल ऑफ अमजेरा। तो 1728 में अमजेरा का बैटल हुआ, उसमें भी उन्होंने मुगल फोर्सेस को हरा दिया। मराठा रीच अप टू प्रेजेंट डे राजस्थान बाय 1729। तो ये राजस्थान, देखो मध्य प्रदेश को क्रॉस करने के बाद राजस्थान आता है, एमपी के बाद, तो राजस्थान तक पहुंच गए थे 1729 में। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हर एक रीजन को जीता जा रहा था। तो आप ये सक्सेस चार्ट देख सकते हैं, मैप देखो यहाँ पे, यहाँ जो सक्सेसर स्टेट्स ऑफ द मुगल एम्पायर 1730।
तो 1730 में क्या हाल था वहाँ पे आप देख सकते हो। सो अंडर पर्शियन और अफगान रूल कश्मीर, यहाँ पंजाब अमृतसर दिल्ली है, यहाँ पे रोहिल्ला राजपूत जाट श्रावण, ये पूरा जो एरिया ना नॉर्थ का ये वाला, ये सब मुगलों के हाथ में था। बिहार बंगाली कैलकाटा ये वाला सारा एरिया गायकवाड़, तो यहाँ मराठा स्टेट था होलकर्स। देखो ये जो एरिया मैं खुद ना स्क्रीन के थ्रू में आपको देखो ये ना यहाँ से मैं क्या करता हूँ बाउंड्री देता हूँ आपको। यहाँ से तो ये किसने पेशवा ने जीत लिया था, गाड़ लिया था। भोसले यहाँ पे थे, सिंधिया यहाँ सिंधिया था। तो ये सारा जो एरिया है ना, देखो यहाँ पेशवा पुणे, यहाँ पेशवा थे, ये बॉम्बे आ गए यार। तो देखो इतना नॉर्दर्न सर्कल्स, सर ये इतना सा हैदराबाद, ठीक है, ये मैसूर का पार्ट है, इसके ऊपर भी अटैक करेगा मराठा पावर, ठीक है। तो यहाँ पे टीपू सुल्तान और हैदर अली था, दोनों बाप बेटे थे, दे वर आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर्स। कर्नाटक का एरिया, तो यहीं पे इसी कर्नाटक एरिया पे मराठा जो पावर थी ना, ये सात देशमुख की और चौथा जो टैक्स होते वसूल करने के लिए आते थे, ये नॉर्थ साउथ की साइड में। और उसी पे उन्होंने अटैक कर पाया था निजाम ने, उनको भगाने की वहां से कोशिश की गई थी। तो आप देख सकते हो मैप के थ्रू, तो कैसे कैसे वो जीता जा रहा था वन बाय वन। हाँ यार देखो राजपूत स्टेट पे, राजपूत है ना राजस्थान, तो राजस्थान में भी ऑलरेडी उन्होंने एंट्री कर ली थी मराठा फोर्सेस, ठीक है। तो बाद में मैं थोड़ा बाजीराव के बारे में बताता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1730 में बाजीराव वन ने बुंदेलखंड के जो छत्रसाल राजा थे, इनको बचाया था मुगलों की फोर्सेस से, और बाद में वहां से मुगलों को भगा दिया था बुंदेलखंड से, ठीक है। छत्रसाल ये राजा थे कौन, बुंदेलखंड के राजा थे, इनके ऊपर मुगलों ने अटैक करवाया था इनकी फोर्सेस के ऊपर, और वो एरिया मुगलों को जीतना था। लेकिन बाजीराव उनकी मदद के लिए वहां पे पहुंच गए थे, उन्होंने अपनी फोर्स वहां पे भेजी, और वहां पे बुंदेलखंड के राजा को छत्रसाल को वहां से उन्होंने बचा लिया था। 1730 में मराठा ट्रूप्स प्रेशर द मुगल प्रोविंस ऑफ गुजरात इनटू पेइंग चौथ। तो गुजरात का जो मुगल एक एरिया था गुजरात में, मुगल प्रोविंस था वहां पे भी मराठा ट्रूप्स ने क्या किया, मुगलों के ऊपर प्रेशर किया कि आपको हमें वहां पे चौथाई देनी पड़ेगी गुजरात में, टैक्स पे करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हम अटैक करेंगे, और अटैक करेंगे तो फिर पूरा एरिया हम खा जाएंगे आपका। इस तरह धमकी देते थे मुगलों को। तो फिर क्या हुआ, वहां उन्होंने मना कर दिया था मुगलों ने उनको चौथाई देने से, और बोला कि हम युद्ध करेंगे। तो यहाँ पे एक बैटल होता है, बैटल ऑफ मानसोर, मानसोर नाम का एक बैटल होता है 1732 में, दिस इज बिटवीन गुजरात मुगल्स और मराठा फोर्सेस। तो ये जो बैटल ऑफ मानसोर था ना, यहाँ पे मल्हारराव होलकर थे, राणोजी सिंधिया थे, इन्होंने राजा जयसिंह दूसरे ऑफ अंबर को हराया था इस युद्ध में। बिकॉज देखो यहाँ पे राजा जयसिंह दूसरे को भेजा गया था किसके द्वारा, मुगलों के द्वारा। राजा जयसिंह मुगलों को कमिटेड था, जयसिंह दूसरा, तो इनको भेजा गया मुगलों के द्वारा कि जाओ और ये इनकी जो फोर्सेस है मराठा फोर्सेस गुजरात में, तो इनको हरा दो आप। तो राजा जयसिंह वहां पे ये क्यों आए थे पता है क्या, बिकॉज मराठा फोर्सेस ने राजस्थान में भी जाके, राजपूत एरिया में भी जाके, उन्होंने वहां पे टैक्सेस और यानी कि चौथा और सात देशों की वसूल करने का स्टार्ट कर दिया था, और ये कहीं ना कहीं राजा जयसिंह को खटकता था, ठीक है। बिकॉज उन्होंने वहां पे भी इनको परेशान करना शुरू कर दिया था जयसिंह को भी, इसलिए जयसिंह ने फिर बंड यानी कि युद्ध पुकारा इनके खिलाफ। तो मल्हारराव होलकर और राणोजी सिंधिया बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे उस टाइम पे बाजीराव के अंडर में, तो इसीलिए फिर इन्होंने इनको इजीली डिफीट कर दिया जयसिंह को, राजा से जयसिंह। तो मराठा अलाउड टू कलेक्ट चौथ फ्रॉम मालवास 28 परगनास। तो मालवा जो 28 परगनास था, ठीक है, 28 परगनास एक एरिया का नाम है, 28 परगनास मालवा का एरिया होता है। तो वहां से उन्होंने चौथ वसूल करना, उनको परमिशन मिल गई थी वहां पे टैक्स वसूल करने की। तो यहाँ एक नोट मैंने ऐड की है कि नोट दैट राजा जयसिंह चूसा, ये जयपुर के मोनार्च थे, ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ मालवा बाय द मुगल एम्परर। तो मालवा के गवर्नर उनको अपॉइंट किया गया था मुगल एम्परर के द्वारा, इसलिए फिर ये मुगलों के साइड में थे, उन्होंने मराठास के अगेंस्ट में युद्ध किया था, लेकिन और हार गए थे, ठीक है। तो इंडिया इन 1730 आप देख सकते हो 1730 में इंडिया का क्या कंडीशन हुआ था बाद में।
यही मैप मैंने आपको यहाँ पर रिपीट किया है। तो ये जो पार्ट है ना, ये सब मराठा के अंडर में चला गया था। दिस इज ऑल। तो नागपुर के भोसले थे, इन्होंने डी फैक्टो कंट्रोल, उड़ीसा का डी फैक्टो कंट्रोल इनको मिल गया था। डी फैक्टो का मतलब होता है रियल कंट्रोल इनको मिला था उड़ीसा। देखो उड़ीसा तक चले गए, उड़ीसा में कौन थे, भोसले चले गए वहां। तो भोसले ने वहां पे अपना कंट्रोल ले लिया, टी फैक्टर ने ओरिजिनल कंट्रोल इनको मिला उड़ीसा का। उसके बाद बंगाल में नवाब थे, नवाबेट एक्सटेंडेड अप टू अराकन प्रोविंस ऑफ बर्मा। ठीक है, तो बाद में इनका भी इनको कंट्रोल बाद में मिलेगा, लेकिन मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी स्टोरी। 1733 1734 तो जंजीरा के सिंधीज थे और मराठास, इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट और संघर्ष हो गया था। सिंधीज कौन से, जंजीरा के सिंधीज। जंजीरा जो किला है ना जो श्रीनगर के पास, तो वहां पे ये सिंधीज लोग थे वहां। तो सिंधीज और मराठा के बीच वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इस बैटल के बाद चिमाजी अप्पा जो थे ना, चिमाजी की जो ट्रुप्स थी, सिंधीज कन्फर्म टू जंजीरा, गोलकोट एंड अंजनवेल। आफ्टर बैटल्स विद चिमाजी ट्रुप्स, सिंधीज ने कन्फाइन किया। तो सिंधीज को कन्फाइन किया गया, किसने किया कन्फाइन, चिमाजी अप्पा ने कन्फाइन किया। कन्फाइन ने एक एरिया उनको दे दिया कि वो जंजीरा, गोलकोट, अंजनवेल यही तक अपना वो एरिया अपना एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद का पूरा एरिया किसका, मराठा उसका रहेगा। ठीक है। 1736 में बाजीराव वन विजिट राजपूत कोर्ट्स इन मेवाड़ एंड जयपुर। तो बाजीराव ने मेवाड़ जो राजपूत कोर्ट जो था मेवाड़ और जयपुर का, वहां पे जाके विजिट की। ठीक है, टू कन्विंस देम टू पे चौथ एंड सिक्योर देयर सपोर्ट टू रेस्ट मालवा फ्रॉम द मुगल्स। तो बाजीराव वही करता था कि भाई हमें टैक्स दो, पैसा दो, और अगर तुम हमें पैसा दोगे तो फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे मुगलों के खिलाफ। तो फिर मुगल कभी भी मालवा पठार पे आपकी अटैक कर सकते हैं, तो फिर आपको बचाएगा कौन, ये बाजीराव की टैक्टिक थी। ओके, तो फिर इन्होंने वहां पे इनको चोट देने के लिए मजबूर कर दिया था राजपूतों को। तो बैटल ऑफ दिल्ली होता है 1737 में। तो बैटल ऑफ दिल्ली में मराठा अंडर पेशवा बाजीराव वन इन्वाइड दिल्ली इन क्विक स्ट्राइक एंड देन रिट्रीट बिफोर द लार्जर मुगल आर्मी कैन अराइव फ्रॉम मथुरा। तो इन्होंने दिल्ली पे भी अटैक किया था, लेकिन दिल्ली में मुगल जो सम्राट थे उस टाइम पे, उन्होंने बड़ी आर्मी भेजी थी। और उस टाइम पे कौन था मुगलों का किंग, कौन था, कोई बताएगा मुझे। मुगल सम्राट कौन था 1773 में, 74 में, सॉरी 1733 34 में, हु वाज मुगल किंग, एनीवन? बताया था मैंने ऑलरेडी। अच्छा, यस, नाम भूल गया, मोहम्मद शाह रंगीला, उनको रंगीला नाम से जाना जाता था हिस्ट्री में। ही वाज द मुगल किंग। ठीक है, तो यार ऑलरेडी नाम दिया देखो मैंने नीचे। तो हुआ ऐसा, मराठा अंडर पेशवा बाजीराव इन्वाइड दिल्ली इन अ क्विक स्ट्राइक। इन्होंने दिल्ली पे बहुत जबरदस्त अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने एक बड़ी आर्मी की एक सेना भेजी थी दिल्ली से, सॉरी मथुरा से। तो इसके कारण फिर बाजीराव ने वहां से बाजीराव वापस लौट आए थे अपने रीजन में। ठीक है, ये यानी कि युद्ध हुआ ही नहीं था, ये लड़े ही नहीं थे, वापस आ गए थे। बाजीराव को पता था कि बहुत बड़े आर्मी इनके पास। तो 1737 में बैटल ऑफ भोपाल होता है, और इसमें मोहम्मद शाह हैड कॉल्ड अपॉन द निजाम टू पनिश द रिटर्निंग मराठास। देखो दिल्ली पे अटैक करने के लिए कौन आया था, बाजीराव पहले आया था। तो बाजीराव को जब पता चला कि मोहम्मद शाह ने बड़ी आर्मी को भेजा है मथुरा से काउंटर अटैक करने के लिए, तो बाजीराव वहां से वापस लौट आया, यानी कि उसने मुंह मोड़ लिया वहां से, चलो कोई मतलब नहीं है, आर्मी बहुत ज्यादा है इनके पास। वो भी सारी चीजें देख के अपना निर्णय लेता था बाजीराव, ऐसा ही नहीं कि हर जगह पे वो जीतता ही था, क्योंकि वो निर्णय सिचुएशन को देख के लेता था, लड़ना है कि नहीं लड़ना, लड़ना है तो फिर लड़ना ही, और वहां पे वो जीता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मोहम्मद शाह ने इसको बताया, निजाम को बताया कि मराठा बाजीराव जो ना ये वापस लौटा दिल्ली से, दिल्ली पे अटैक करने के लिए आया था, लेकिन हमने बड़ी फोर्स भेजी फिर वापस चला गया, इसको रास्ते में ही आपको मिलेगा। ओके, अभी कैसा है, दिल्ली से अगर वापस मराठा एरिया में आना है तो एमपी हैदराबाद होके, यानी कि अब इनका एमपी पे भी कंट्रोल था ना निजाम का, एमपी से होके उनको आना था। तो इन्होंने बोला कि जो मराठा रिटर्न आ रहे हैं ना वहां से दिल्ली से, उनको पकड़ो और पनिश करो, ऐसे पनिश करो कि दोबारा इनको सबक सिखा दो, ऐसे उन्होंने बोला। तो वहां पे बैटल ऑफ भोपाल होता है, मराठा और निजाम के बीच में होता है। ओके, तो मराठास कट ऑफ द रिवर तापी क्रॉसिंग सो दैट द निजाम सन नसीर जंग कुड नॉट अराइव विद सपोर्ट। तो देखो इन्होंने क्या किया था, मराठास ने कट ऑफ द रिवर तापी,
तो रिवर जो तापी रिवर है ना, तापी रिवर वही एमपी में आता है, मालवा पठार के पास। तो रिवर जो तापी रिवर है, इसको उन्होंने क्रॉस करके अपना रास्ता चेंज कर लिया था। यानी कि वहां पे फिर निजाम का जो बेटा नसीर जंग, वो वहां पे अपना सपोर्ट के साथ पहुंच नहीं पाएगा। जो निजाम असफ जा का जो बेटा नसीर जंग, वो वहां पे पहुंच नहीं पाएगा सपोर्ट के साथ, इसलिए इन्होंने अपना रास्ता वहां से कट ऑफ कर लिया तापी नदी के पास क्रॉस करके। तापी नदी क्रॉस करके गए थे, सोचो आप, पूरा रिवर क्रॉस करके, मीन्स ये कुछ नहीं कर पाएगा ऐसा। तो बाजीराव की जो फोर्सेस थी, उनको भोपाल में इन्होंने फाइनली पकड़ा विद निजाम वॉज स्टेशन एंड कट ऑफ ऑल सप्लाईज। तो बाजीराव की फोर्स जो थी ना, ये भोपाल में आके रुकी थी। तो वह द निजाम वॉज स्टेशन, जहां निजाम का मेन स्टेशन था, जहां निजाम बैठा था भोपाल में। तो इन्होंने ऑल कट ऑफ की कोशिश वहां पे की गई थी, सारा सप्लाई कट ऑफ कर देंगे, फूड पानी पीने कुछ नहीं मिलेगा इन्हें, ठीक है। तो 1738 में स्टार्विंग विदाउट फूड, तो भूख प्यास से मर रहे थे। निजाम वाज फोर्स टू साइन द पीस ट्रीटी ऑफ दोरा। तो निजाम ने क्या किया, बाद में दोरा का जो ट्रीटी था वो साइन करने के लिए इनको भाग पड़ा। तो मालवा वाज सिलेक्ट टू द मराठास। तो मालवा जो है मराठास में, मराठास को दिया गया था मालवा पठार। नहीं एक्चुअली थोड़ा नहीं, आपको उल्टा बता दिया आपको। बाजीराव की जो फोर्सेस थी ना, ये भोपाल में आके सेट हो गई थी, और निजाम वहां पे हैदराबाद से भोपाल आया था निजाम वहां पे, ठीक है। और बाजीराव ने बाद में क्या किया, इनकी सारी जो फूड की सप्लाई होती है ना, वो बाजीराव ने पूरी कट कर दी थी। इनका सारा सप्लाई जो बाजीराव ने वहां से बंद कर दिया था। इनको पानी भी कोई दे नहीं सकता, फूड भी कोई दे नहीं सकता, तो भूख प्यास से मर रहे थे उनके सोल्जर्स। तो 1738 में क्या हुआ, निजाम को फोर्स किया गया कि दोरा की ट्रीटी आप साइन करो। यानी कि जो सबक सिखाने के लिए मोहम्मद शाह ने बोला था निजाम को, उल्टा इनको ही सबक सिखाया गया बाजीराव के द्वारा। बाजीराव ने इनको सबक सिखा दिया था। सो मालवा वाज सीडेड टू द मराठास। तो मालवा बाद में मराठास को दिया गया था। जिस मालवा पे अपना क्लेम करने के लिए आए थे, तो बाद में मराठा को दिया गया था। मालवा को जीतने के लिए तो आए थे, और मोहम्मद शाह ने वही बताया था कि मालवा को उनको, मालवा से इनको भगा दो, ठीक है। तो मुगल्स एग्रीड टू पे द इक्विवेलेंट ऑफ 50 लाख रुपए इनको देना पड़ा था इन डिक्लेरेशन। देखो ट्रीटी साइन करने के बाद कितना अमाउंट देना पड़ा इनको, 50 लाख का अमाउंट देना पड़ा। सो यू कैन जस्ट इमेजिन द अमाउंट कितना बड़ा है, ओके। सो 1738 में बैटल ऑफ बसेन होता है, वसई में होता है। वसई मुंबई में जो वसई आता है ना, उसके पहले बसेन बोलते थे, बसेन, बाद में वो वसई बना। सो मराठास गेन साल्सेट फ्रॉम द पोर्तुगीज। तो जो बैटल ऑफ बसेन हुआ था, बैटल ऑफ बसेन मराठा वर्सेस पोर्तुगीज के बीच हुआ था। तो पोर्तुगीज से उनको साल्सेट मिल गया था। साल्सेट एक एरिया है, साल्सेट मराठा ने जीत लिया था। So, अब बाजीराव के बाद बाजीराव का बेटा बालाजी बाजीराव, बालाजी नाम ऐड करने आ गया। बालाजी बाजीराव, ये बाजीराव का बेटा था, जिसको नाना साहब नाम से भी जाना जाता था। तो बालाजी जब गुजर जाते हैं, बालाजी के बाद जो नेक्स्ट पेशवा आता है वो बालाजी बाजीराव, बाजीराव का बड़ा बेटा। 1740 से लेकर 1761 तक इनका ड्यूरेशन होता है, इन्हें पेशवा रहते हैं इस उम्र तक। सो ड्यूरिंग हिज टेन्योर मराठा एम्पायर स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ कॉन्फेडरेसी। देखो जब तक इनका कालखंड, इनका कार्यकाल था, इनका ड्यूरेशन था, तो मराठा एम्पायर को इन्होंने क्या किया, कॉन्फेडरेसी में बांट दिया था। कॉन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है, कॉन्फेडरेसी का मतलब होता है जैसे ग्वालियर में सिंधे, आज वो सिंधी आए, नागपुर में भोसलेस, बड़ौदा गुजरात, गुजरात में बड़ौदा में गायकवाड़, उसके बाद पुणे में पेशवा। तो मराठा जो एम्पायर था ना, ऐसा इन्होंने बांट दिया था कि हर एक को अपना अपना एम्पायर संभालना है, ओके। और कभी भी अगर किसी भी एम्पायर पे अगर कोई अटैक करता है बाहर, यहाँ पे कॉन्फेडरेसी बना दी थी। कॉन्फेडरेसी का मतलब
पूरा संगठन बनाया था, संगठन। देखो यहाँ पे इंडिविजुअल चीफ बना दिया, जैसे इंदौर के होलकर्स रहेंगे, ग्वालियर के सिंधियाज रहेंगे, शिंदे का सिंधिया होंगे, बड़ौदा के गायकवाड़ रहेंगे, और नागपुर के भोसले रहेंगे, भोसले किंगडम। ये बिकेम मोर पावरफुल, तो इनको ज्यादा पावर दे दी थी, ठीक है। So during Balaji Bajirao tenure, the Maratha territory reached its peak. बाजीराव से भी ज्यादा और इसने, तो आप देखो ये जो मैप मैंने आपको दिया इस सामने, so you can see the map. ये पूरा मराठा कॉन्फ्रेंसी, गोंडवाना, ओरिसा, नागपुर, बिहार, उसके बाद मालवा, चित्तौड़, काठियावाड़, गुजरात, बुंदेलखंड एमपी, इलाहाबाद का कुछ एरिया, ग्वालियर पूरा, जयपुर, अजमेर, कोल्हापुर, बीजापुर, सातारा। तो जितना भी आपको पिंक में दिख रहा है ना, ये पूरा मराठा कॉन्फेडरेसी था। मुगल के बाद सबसे बड़ा जो कॉन्फेडरेसी बना था, मुगल कॉन्फेडरेसी के बाद वो मराठा कॉन्फेडरेसी बना था। आफ्टर मुगल्स सबसे बड़ा कॉन्फेडरेसी, देखो ना कितना बड़ा एरिया है। ये जो आपको दिख रही है ना इसमें येलो में, ये मुगल किंगडम है। और यहाँ पे हैदराबाद, ये निजाम है नीचे। एक इंडिविजुअल चीफ थे मराठास, जैसे सिंधिया, गायकवाड़, इन्होंने इतना एम्पायर बड़ा बनाया था इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। चलो हम आगे जाते हैं। चलो 1741 से लेकर 1751 में मराठा इन्वेजन ऑफ बंगाल, बंगाल पे मराठाओं ने अटैक किए थे। ये 10 साल मराठा कंटिन्यूसली बंगाल पे अटैक करते थे, 1741 में, 1751, इस 10 साल में। सो एनुअल रेड इनकी पड़ती थी बाय बर्गे ट्रूप्स ऑफ मराठास टू एक्सट्रैक्ट चौथ ट्राइब्यूट फ्रॉम बंगाल। तो ये एनुअल जो इनकी रेड पड़ती थी बंगाल के ऊपर, और बंगाल को इनको फिर चौथ देनी पड़ती थी, टैक्स देना पड़ता था। चौथ का मतलब होता है टैक्स। 1751 में बंगाल के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की गई थी मराठा रूलर्स के द्वारा, और ये जो ट्रीटी था ये किसके बीच में होता, मराठा और नवाब, बंगाल का नवाब, इसके बीच में हुई थी। और ये जो ट्रीटी था, द नवाब ऑफ बंगाल वाज टू पे 12 लाख चौथ टू मराठास पर ईयर। हर साल बंगाल के नवाब को मराठा को 12 लाख रुपए चौथ देनी पड़ेगी। ऐसी ट्रीटी साइन हुई दोनों के बीच में, ठीक है। सो 32 लाख चौथ फॉर एज आरियर्स फॉर प्रीसीडिंग ईयर्स, जो प्रीसीडिंग जो ईयर्स रहेंगे, ठीक है, जो आने वाले ईयर्स, तो उसमें चौथ बढ़ती रहेगी उनकी, 32 लाख होगी उस अकॉर्डिंग वटेवर। एरियाज का मतलब है कि अगर इन केस अगर वो चौथ नहीं दे पाएंगे, 12 लाख रुपए नहीं दे पाए किसी से, तो उसको 32 लाख देना पड़ेगा। तो चौथ वॉज पेड एनुअली टिल 1758, 1758 तक उनको चौथ देनी पड़ी थी कंटिन्यूसली मराठा एम्पायर को, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक ओवर। और 1758 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चालू हुआ ना बंगाल में, तो चौथ इनकी बंद हो गई थी मराठा हाउस की। आपको आगे वो हिस्ट्री आने वाला है। तो यहाँ देखो, ओरिसा अंडर द डी फैक्टो मराठा कंट्रोल विद द मराठा अपॉइंटेड गवर्नर। तो ओरिसा ऑलरेडी क्या था, डी फैक्टो मराठा का कंट्रोल था ओरिसा के ऊपर, भोसले का कंट्रोल था, भोसले कंट्रोल करते ओरिसा पे। तो यहाँ पे मराठा गवर्नर अपॉइंट किए गए थे। हाउएवर ओरिसा वाज डी ज्यूर पार्ट ऑफ बंगाल, और एक ओरिसा जो था बंगाल का डी ज्यूर पार्ट था, नॉमिनल पार्ट था। एक बंगाल में ही ओरिसा, देखो ओरिसा, बिहार और बंगाल, इन तीनों को एक ही टेरिटरी मानी जाती थी पहले। तो इनको यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि 1752 तक ओरिसा जो था ये बंगाल का डी ज्यूर पार्ट था। डी ज्यूर है नाम, नाम मतलब पार्ट, नाम के लिए पार्ट, ठीक है। सो मराठा कंट्रोल टेरिटरीज इन 1759। देखो 1759 में मराठास ने कौन सी टेरिटरीज मराठा के पास थी, ये मैप के थ्रू आप देख सकते हो, पूरा मैप देखो, मालवा वगैरह वगैरह। देखो येलो कलर, ये जो येलो है ना, ये पूरा मराठा कॉन्फिडेंस। देखो मुगलों का कितना एरिया इन्होंने कम कर दिया था, कुछ बचा नहीं था। बाद में यही मैप आपको चेंज हो जाएगा बाद में, ये जो येलो दिख रहा है ना, ये पूरा रेड हो जाएगा बाद में, ब्रिटिश एम्पायर हो जाएगा इसमें। तो ये है ताराबाई,
जो घोड़े पे सवार है, शी इज ताराबाई। ताराबाई कौन थी? शाहू जी, शाहू महाराज की आंटी थी, राजाराम की वाइफ ताराबाई, शिवाजी टू की मदर। 1749 में ताराबाई रिटर्न आफ्टर द डेथ ऑफ शाहू। शाहू महाराज की डेथ होती है 1748 में। ये साल उन्होंने यहाँ पे दिया नहीं है। 1748 में शाहू महाराज की डेथ हो जाती है। शाहू जी वही संभाजी महाराज के बेटे, सातारा के किंग। तो इनकी डेथ होती है और ताराबाई फिर कम बैक करती है। शाहू गए, हम फिर से कम बैक करेंगे। ओके, तो फिर ये अपना रूप दिखाना चालू कर देती है और इन्होंने इंस्टॉल किया एन इम्पोस्टर प्रिटेंडिंग टू बी हर ग्रैंडसन, राजाराम दूसरा एज द छत्रपति। राजाराम दूसरा, ये कौन थे राजाराम दूसरे? इसका ग्रैंडसन था, उसका पोता था राजाराम दूसरा। तो इन्होंने ये ऐसा घोषित कर दिया, ऐसा घोषित करने का ढोंग किया कि राजाराम दूसरा जो है अभी वो मराठा छत्रपति रहेंगे, उनको छत्रपति घोषित करवा दिया। 1750 में ताराबाई ने पेशवा बालाजी बाजीराव के अगेंस्ट में एक बंड पुकार लिया था, एक युद्ध पुकारा था इसके अगेंस्ट। बिकॉज अब ये देखो, शाहू महाराज के डेथ के बाद मेन ऑपरेटिंग कहाँ से हो रही है मराठा एम्पायर की? पेशवा, पुणे से हो रही है। अब पेशवा को बुरा नहीं लगेगा, शाहू जी को बहुत मानते थे पेशवा, उनके उनके मेन किंग ही चले गए। तो अभी ताराबाई है, तो ताराबाई खुद को बता रही कि मैं मेरे ग्रैंडसन को छत्रपति बना दूंगी, वही अब छत्रपति रहेंगे, अब कोई नहीं रहेगा। तो 1750 में ताराबाई ने क्या किया, बाजीराव, बालाजी बाजीराव के अगेंस्ट में भिड़ गई थी। बाजीराव के साथ झगड़ा कर लिया इसने, और झगड़ा, अभी बाजीराव, बालाजी बाजीराव तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। जब बाजीराव निजाम के साथ फाइटिंग चल रही थी बाजीराव की, ओके देखो, तो यहाँ पे बोला गया ताराबाई ने क्या किया, निजाम के साथ कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू कर दिया। जब वो निजाम के साथ फाइट कर रहे थे मालवा पठार में, मालवा एरिया में, एंड हैड राजाराम टू अरेस्ट देवगांव। तो राजाराम को बाद में अरेस्ट करवा लिया था इसने देवगांव में। राजाराम दूसरे को किसने अरेस्ट किया था? बालाजी बाजीराव ने अरेस्ट किया था इसको। तो 1752 में रिबेलियन क्वेल्ट, ये जो रिबेलियन था ये स्टॉप हो गया। ये ताराबाई रिकॉग्नाइजिंग द सुपीरियरिटी ऑफ द पेशवाज ऑफिस। उसके बाद में पेशवा की ऑफिस की सुपीरियरिटी माननी पड़ी थी। शाहू महाराज को फॉलोअर्स थे, वो शाहू महाराज को फॉलो करते थे। शाहू महाराज और ताराबाई दोनों का दुश्मन। ओके, तो ये राजाराम दूसरे को पकड़ लिया था ना इन्होंने, बालाजी बाजीराव ने पकड़ के अरेस्ट करके जेल में रख दिया था। तो ताराबाई को बुरा लगा, मेरे बेटे को पकड़ लिया, मेरे पोते को, तो इसलिए उन्होंने ये जो रिबेल था ये इसने बंद कर दिया ताराबाई ने। बाद में फिर पेशवा का जो ऑफिस था उसकी सुपरिटेंडेंट इन्होंने मानना शुरू कर दी, चलो आप ही सुपरिटेंडेंट, आप ही छत्रपति वंश को आप ही चलाएंगे, ठीक है। तो पेशवा रिटेन राजाराम टू एज द टाइटुलर छत्रपति। तो पेशवा ने क्या किया, राजाराम दूसरे को एक टाइटुलर छत्रपति का इन्होंने दर्जा दिया। टाइटुलर एक नाम के लिए रहेंगे। सो फ्रॉम हियर ऑन द छत्रपति बिकेम अ पावरलेस फिगरहेड। तो छत्रपति यहाँ से, अब जैसे शाहू महाराज की डेथ हो गई, तो शाहू महाराज के बाद अब मराठा एम्पायर को कौन देखेगा? ताराबाई तो इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, पोता में इतना दम है नहीं, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं पोता, ठीक है। तो इन्होंने पेशवा ने क्या किया कि उनको नाम के लिए छत्रपति बना दिया, गादी भी बना दिया, लेकिन रियल पावर पेशवा के पास थी। वो तो पावरलेस छत्रपति थे राजाराम दूसरे, रियल पावर किसके हाथ में थी? पेशवा के हाथ में थी, ठीक है। तो यहाँ से पूरा पेशवा ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा आगे मैसूर के बारे में बताता। चलो यहाँ से हमने थोड़ा सा भी खत्म किया, आपने मराठा रीजन के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया। अब आगे हम डिस्कस करते हैं मैसूर के बारे में। मैसूर में कौन थे? हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये तो बाद में आए थे। उसके पहले कौन था मैं आपको बताता हूँ। मैसूर, आज उसको कर्नाटक बोला जाता है। मैसूर में ओडेयर डायनेस्टी थी, एक हिंदू डायनेस्टी थी, ओडेयर नाम था उसका, ओडेयर, ओडेयर डायनेस्टी।
पूरा ट्राइब्यूटरी स्टेट ऑफ द ईस्ट वाइल विजयनगर एम्पायर, उसको विजयनगर एम्पायर बोला जाता था मैसूर को। तो विजयनगर एम्पायर पर रूल कौन करता था? ओडिया डायनेस्टी करती थी, हिंदू डायनेस्टी थी। तो जैसे 1565 में विजयनगर का फॉल हो गया, विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया था 1565 में, 1565 में। उसके बाद ये जो डायनेस्टी था उड़ैया, ये इंडिपेंडेंट बन गया था। तो चिका देवराज, ये जो राजा था, ये वोडिया डायनेस्टी के किंग थे। इन्होंने 1673 से लेके 1673 से लेके 1704 तक बहुत अच्छा रूल किया था, और इन्होंने वोडिया डायनेस्टी को एक अच्छे पैमाने पे ऊपर लेके गए, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया था, बढ़ाया था। तो वोडिया डायनेस्टी का जो प्रशासन था वो 18 डिपार्टमेंट में डिवाइड होता था, जिसको चवादीस बोला जाता था उनकी लैंग्वेज में। और उन्होंने कोहेरेंट सिस्टम टैक्सेशन की इंट्रोड्यूस भी की थी, एक टैक्सेशन की सिस्टम रहेगी, वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। अब आगे है नवाब साहब अवध, वो है सादत खान। देखो ये जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, ये मैप आप देख लो। 1704 में मुगल एम्पायर के अंडर कौन सी टेरिटरी आती थी? ये पूरा ग्रीन पार्ट आप ये पूरा मुगल एम्पायर है। ये पहले था मराठा, उसका पावर बढ़ने से पहले, बाद में कम हो गया था। येलो में देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिंदू स्टेट से, येलो वाले, ये वाले ओडिया डायनेस्टी वगैरह वगैरह। ये थोड़े से जो केसरी कलर में आपको दिख रहा है वो डिस्ट्रिक्ट है जिनके चीफ मुगलों को टैक्स पे करते थे, ट्राइब्यूट देते थे। ट्राइब्यूट का मतलब पैसा पे करते थे। अब आगे बात करते हैं नवाब साहब अवध के बारे में। अब अवध में कौन था? यानी कि इसका मतलब ये है, ये जो ओडिया डायनेस्टी था, बाद में इस ओडिया डायनेस्टी का जो किंग था चिका देवराज, इनके डेथ के बाद इनके दो मंत्रिमंडल में कुछ लोग थे, दो लोग, वो बनते हैं, यानी कि वो आपस में झगड़ा करते हैं किंग बनने के लिए ओडिया डायनेस्टी का। तो उनका झगड़ा देख के वहां पे उनकी आर्मी में हैदर अली थे, एक छोटे पद पे थे वो हैदर अली आर्मी में। तो उनको वो देखते कि यार ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ओके, तो इनको हटा के हम खुद ही चलाएंगे ओडिया डायनेस्टी। तो फिर इन दोनों को, जो दो थे चिका देवराज के जो दो सेनापति थे, इनको हटा के बाद में कमान हैदर अली ने संभाली थी, ओके। तो आगे मैं इसका स्टेप। उसके बाद अवध, अवध यानी आज प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। अवध की स्थापना सादत खान ने की थी। इसको बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था, बुरहान उल मुल्क एक शिया नोबल थे। इन्होंने मोहम्मद शाह को हेल्प की थी और सैयद ब्रदर्स को मारने के लिए। सैयद ब्रदर्स को मारा गया था, मोहम्मद शाह ने मारा था, और उस कॉन्स्पिरेसी में जो हेल्प की थी ये सादत खान ने की थी मोहम्मद शाह को। तो इनको 1719 में जैसे इन्होंने हेल्प की थी ना सादत खान ने सैयद ब्रदर्स को मारने के लिए, मोहम्मद शाह उस टाइम में मुगल किंग थे, इसको हेल्प की थी, तो इन्होंने इनको एक अवार्ड दिया था सादत खान को। अवार्ड क्या दिया था? मनसब दी थी इसको 1719 में। वो मनसब क्या थी? अवध, जाओ आप अवध के नवाब बन जाओ, ठीक है, उससे। तो तुमने मुझे मदद की तो मैं तुम्हें अवध का नवाब बनाता हूँ। 1721 में इन्होंने मुगल गवर्नर जो थे ना आगरा की, उसको हटा दिया था, जस्ट आफ्टर क्वेलिंग जाट रिबेलियन। जाट रिबेलियन खत्म होने के बाद मुगल आगरा का जो मुगल गवर्नर था इसको भी उसने डिसमिस कर दिया था 1721 में। और 1722 में नवाब वजीर ऑफ अवध, इसको वहां पे अपॉइंट कर दिया था। सादत खान था, बुरहान उल मुल्क इसी को कहा जाता था सादत खान। तो हम अवध के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलो यहाँ तक कोई डाउट अगर होगा तो आप पूछ सकते हो, कोई क्वेरी डाउट होगा। Any doubt or query, so you can ask. देखो हिस्ट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, यानी कि बड़ा टॉपिक है, और उसमें बहुत ज्यादा नाम याद रखना बहुत डिफिकल्ट काम है। इतने सारे राजा महाराजा का नाम याद रखना नॉट इम्पोर्टेंट। एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, एग्जाम में आपको क्या पूछा था? ट्रीटी पूछा जाएगा, कौन से एग्रीमेंट हुई थी ट्रीटी, और कौन सी बैटल हुई थी, किसके बीच हुई थी, ये पूछा जाता है, ठीक है।
कौन सी इवेंट कब हुई थी, ये भी एक पूछ रहा था आपको। तो सादत खान, उसी को नाम था बुरहान उल मुल्क। तो जनरली हुआ क्या 1739 में मोहम्मद शाह का अरेस्ट किया गया था। किसने अरेस्ट किया था? नदीर शाह ने किया था। देखो 1739 में क्या हुआ, मैंने आपको कहा था कि नदीर शाह दिल्ली पे अटैक करता था। और नदीर शाह एक इराकी, सॉरी ईरानी किंग थे, शिया किंग थे वो वहाँ के। वो इंडिया में आके, हिंदुस्तान में इंडिया में आके वो अटैक करता था, मुगलों पे अटैक करता था। और मुगल पे नहीं, मोहम्मद शाह उस टाइम पे मुगल मुगल किंग थे। तो उसने दिल्ली पे 8-10 बार अटैक किया था और मोहम्मद शाह को लूट के चला जाता था। प्रॉपर्टी, संपत्ति, सोना बिना, खजीना बिजना लेके वो भाग जाता था, चला जाता था रिटर्न। तो एक दिन हुआ ऐसा कि 1739 में मोहम्मद शाह ने मुगल किंग, इसको अरेस्ट कर लिया नजीर शाह ने। और जो अवध के जो नवाब थे सादत खान, इस सादत खान को बना दिया द वकील ई मुतालिक। इन्हें ऐसा नवाब जो इंडिपेंडेंट एक्ट करेगा, मुगलों के अंडर में एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मुगल आर्मी का एक इंडिपेंडेंट रीजन यानी एजेंट जैसा काम करेगा। उसके बाद हुआ ऐसा कि सादत खान डेथ हो जाती है मिस्टरीजली, और उसके बाद सादत खान का नाम गायब हो जाता है। ठीक है, तो 1739 से 1754 में सफदर जंग, ये सेकंड नवाब वजीर ऑफ अवध, इनको अवध के सेकंड नवाब वजीर बनाया जाता है सफदर जंग। और इनकी भी डेथ होने के बाद 1775 तक इसमें नया अवध के नवाब बनते हुए सुजा-उद-दौला। इनका नाम आपको आएगा बैटल ऑफ बक्सर में। तो सुजा-उद-दौला, अगर आपको पूछा गया अवध के फाउंडर कौन थे, सादत खान, उसके बाद सफदर जंग, उसके बाद सुजा-उद-दौला। बेसिक हिस्ट्री समझ में आना चाहिए। दिस इज सुजा-उद-दौला। We will learn more about the role of Suja-उद-दौला in the upcoming videos. तो अपकमिंग जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसमें आपको इसके बारे में बताऊंगा, सुजा-उद-दौला के बारे में। अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। मैं अभी आपको फिलहाल बताता हूँ बंगाल के बारे में। तो बंगाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बंगाल, बंगाल के फाउंडर कौन है, और बंगाल कैसे ब्रिटिशों के हाथ में चला गया, ब्रिटिशों ने बंगाल पे कैसे कब्जा किया, उसकी हम हिस्ट्री थोड़ा लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे वन बाय वन ब्रिटिशों ने इनको हराया, इंडियन पावर को हराया, मुगलों को हराया, मराठा को हराया, सिखों को हरा दिया, राजपूत को हरा दिया, कैसे इनके ऊपर कब्जा किया, ये सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो पहला नाम इसमें आता है बंगाल का आता है, बिकॉज ब्रिटिशों ने पहले क्या जीता था, बंगाल को ही जीता था ना उन्होंने, बैटल ऑफ बक्सर किया था, और दूसरा उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध किया था इन्होंने। ठीक है, तो चलो बंगाल का थोड़ा हिस्ट्री जान देते हैं। 1717 में फारूक सियार ने एक नवाब को भेजा था बंगाल में, उनके आर्मी जनरल के फोर्स में से, और उनको कहा कि हम तुम्हें बंगाल के नवाब बना दे, तो बंगाल संभालो। और उनका नाम था मुर्शिद कुली खान। बंगाल में एक सिटी है मुर्शिदाबाद, ये इसी इन्हीं के नाम से दिया गया है, मुर्शिद कुली खान। ये पहले नवाब बने थे। ये नसीरी डायनेस्टी से बिलोंग करते, नसीरी डायनेस्टी बंगाल में थी। तो 1717 में फारूक सियार ने जो इंपीरियल मुगल वाइसराय को जो सिस्टम था उसको रिप्लेस करके हेरिडेटरी नवाब से बंगाल, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंपीरियल मुगल वाइसरायज, यानी कि मुगल का वाइसराय वहां पे भेजा था ना पहले। पहले क्या करते थे मुगल्स, जहाँ जिस जिस एरिया में मुगल पावर है, मुगल का कंट्रोल है, मुगल वहां पे अपने इंपीरियल वाइसराय को भेजते थे, यानी गवर्नर को भेजते थे, तो वो गवर्नर बनाते थे। तो फारूक सियार ने क्या किया, गवर्नर की सिस्टम मुगलों की बंद कर दी। अब इन्होंने उसकी जगह पे क्या किया, उस एरिया में ऑलरेडी अगर कोई डायनेस्टी होगी, ठीक है, मुगलों की अगर कोई डायनेस्टी होती है उस एरिया में, उसी का वारस को नवाब बनाया जाएगा, गवर्नर बनाया जाएगा।
नवाब है ना गवर्नर। तो फिर अभी ऐसे पहले गवर्नर बने थे मुर्शिद कुली खान, नसीरी डायनेस्टी से बिलोंग करते। So Nawab of Bengal ruled as the de facto independent ruler of Bengal, Bihar and Orissa. So Nawab of Bengal simultaneously बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन तीनों के वो रियल इंडिपेंडेंट रूलर का काम करते थे। तीनों का किंग किसको माना जाता था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के बंगाल के नवाब को माना जाता था। तो बंगाल इन तीनों पे राज करेगा। तो ये मुगल एम्परर जो है, फारूकसियार हो या कोई भी हो, तो इसका काम क्या होगा? बंगाल के नवाब का मुगल एम्परर के नाम से कॉइन इश्यू करेगा, एम्परर के नाम से, तो वहां पे कॉइन चलेगी। ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान ये पहले गवर्नर बने थे, और उसके बाद हम आगे जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो दिस इज मुर्शिद कुली खान, यह है मुर्शिद कुली खान। बंगाल में पहले एक सिस्टम चलता था, जागीरदारी सिस्टम। तो जागीरदारी सिस्टम की जगह पे इन्होंने मल जसमान ये सिस्टम स्टार्ट करवाया। तो बाद में बंगाल में जमींदारी सिस्टम की शुरुआत की गई थी, और वो सिस्टम इन्होंने स्टार्ट करवाई थी। ठीक है, उस अकॉर्डिंग। तो याद देखो 1740 1756 अलीवर्दी खान। जैसे ही मुर्शिद कुली खान की डेथ हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट नवाब आते हैं अलीवर्दी खान। एक्चुअली ये फोर्थ थे, फोर्थ। इनके पहले का रिकॉर्ड नहीं है हिस्ट्री में, तो वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। 1717 में पहले बने थे मुर्शिद कुली खान, और उसके बाद जो चौथे नवाब बने थे बंगाल के, वो अलीवर्दी खान। तो एक बैटल ऑफ गिरिया होता है 1740 में। तो बैटल ऑफ जो बंगाल था, सॉरी गिरिया, बैटल ऑफ गिरिया में इन्होंने क्या किया, अलीवर्दी खान ने नसीर डायनेस्टी को हरा दिया था, और ये खुद बन गया था बंगाल का नवाब। तो जगत सेठ जो था ना, जगत सेठ ये बंगाल के बैंकर थे। ये बहुत बड़े वहां के पर्सन थे। बहुत बड़े ने बैंकर का मतलब ये होता है कि ये था एक बोलते हैं ना उसको कि रिच एंड इन्फ्लुएंशियल, जगत सेठ। ये जमींदार नहीं बोल सकते आप उसको, ये सेठ था, सेठ, जगत सेठ। तो जगत सेठ ने क्या किया था, अलीवर्दी खान को थोड़ा सपोर्ट किया था, फाइनेंस किया था। और फाइनेंस करने के बाद नसीर डायनेस्टी का जो राजा था उसको मरवा के अलीवर्दी खान को वहां पे नवाब बना दिया था। तो अलीवर्दी खान के साथ ये व्यापार था ना जगत सेठ, तो इसके व्यापार में वो टांग नहीं लड़ाता था। तो इसी कारण ये यहाँ पे चेंज करवाया गया है। 1747 में बुरदान का बैटल होता है, बर्धमान भी उसको बोला जाता है, बर्धमान। और इस युद्ध में मराठा आर्मी वर इन्वेडिंग फ्रॉम उड़ीसा। मराठा आर्मी ने उड़ीसा से अटैक करवाया था, और नवाब की जो कमांडर थे मीर जाफर रिट्रीटेड टू बर्धमान। इनको बर्धमान में भेजा गया विदाउट ऑफरिंग असिस्टेंस। ठीक है। अलीवर्दी खान डिसमिस मीर जाफर टू कंट्रोल ऑफ द आर्मी, डिफेंडेड अगेंस्ट द मराठा एंड रिपेल्ड देम। तो मीर जाफर को तो इजीली मराठा आर्मी ने हरा दिया था। तो जब ये अलीवर्दी खान को पता चला कि मराठा आर्मी उड़ीसा तक पहुंच गई, उड़ीसा तो अपना बंगाल का एरिया है, तो उड़ीसा तक पहुंच गई, तो अलीवर्दी खान ने क्या किया, इसको पता चला मीर जाफर कुछ काम का नहीं है, कमजोर एक सेनापति है। तो मीर जाफर अलीवर्दी खान ने इसको क्या किया, डिसमिस कर दिया, अपने पोजीशन से डिसमिस करवा दिया। ये तो कुछ काम का नहीं है, तू मराठा आर्मी घर में घुस के अटैक कर रही है, मार रही है, और तू वहां से उनके साथ हार गया युद्ध में। ठीक है। तो इस तरह आपको याद रखना है। तो अलीवर्दी खान ने खुद कमान संभाली, इन्होंने अपनी फोर्स भेजी, और वहां से मराठा को उन्होंने भगा दिया। ठीक है। अलीवर्दी खान ऑर्डर द डिगिंग ऑफ द मराठा डिच अराउंड क्या कहता। तो मराठा का जो फ्लैग वगैरह था उस टाइम पे, जो कुछ मराठा की जो वस्तुएं थी, इन्होंने ऑर्डर दी थी अपने फोर्स को कि उनका जो भी कुछ है, तो उसको क्या करो, कैलकाटा के अराउंड में उसको जमीन में दफना दो, जो भी उनके कुछ सामान वस्तु वगैरह होगी। तो प्रोटेक्ट द सिटी फ्रॉम मराठा बारगी रेड्स। तो मराठा जो बारगी है ना, मराठा बारगी फोर्स था, एक सैन्य थे, इनका एक मराठा ट्रुप था, बारगी फोर्स।
तो जो बारगे थे, बारगे रेड डालते थे उड़ीसा में, ठीक है। तो हावेवर उन्होंने क्या किया, रिपीटेड मराठा अटैक्स अंडर द राघोजी वन भोसले ऑफ नागपुर। तो मराठा इतना करने के बाद अलीवर्दी खान ने अपनी फौज भेजने के बाद वहां उन्होंने मराठा को वहां से भगाने की कोशिश की थी उड़ीसा से। इतना कुछ होने के बाद भी मराठा जो थे थम नहीं रहे थे, दे वर नॉट स्टॉपिंग एट ऑल। तो फिर से उन्होंने क्या किया, राघोजी जो थे ना, राघोजी वन भोसले नागपुर के थे, और राघोजी भोसले, इनके अंडर में मराठा ने फिर अटैक किया था और उन्हें 4 लाख मुस्लिम बंगालीज को मार दिया था वेस्टर्न बंगाल में और बिहार में, 4 लाख मुस्लिम बंगालीज। और इसी कारण दिस मेड द हुगली रीजन हिंदू मेजोरिटी फ्रॉम द देन ऑनवर्ड्स। और तब से लेके आज तक जो हुगली रीजन है ना, हुगली रीजन, ये वहां पे हिंदू मेजोरिटी का रीजन माना जाता है। देखो इतना जबरदस्त वेस्टर्न बैटल हो गई। बाद में हुआ ऐसा, ओडिशा लॉस्ट टू मराठास, ठीक है, पीस ट्रीटी विद मराठास। तो मुगलों को, मुगल ने अलीवर्दी खान को जो उड़ीसा था वो मराठास को देना पड़ा 1749 में, और 1751 में मराठास के साथ शांति करार किया गया, और शांति करार के अकॉर्डिंग कोई एक दूसरे पर अटैक नहीं करेगा। अब मैं आपको अवध के बारे में बताता हूँ। 1757 बंगाल का हमने देख लिया। 1757 में सिराजुद्दौला, ये अवध के पांचवें बंगाल यानी कि पांचवें नवाब बनते हैं बंगाल। सॉरी अवध के बारे में नहीं, वो सुजा उदौला अलग है, सिराजुद्दौला वो सुजा था, नाम याद रखो, नाम में कंफ्यूजन नहीं करना है। मैं भी थोड़ा यहाँ पे देखूंगा, यानी कि यहाँ सिराज नहीं है, सॉरी सिराज, सिराज यानी बंगाल का है। तो अलीवर्दी खान मरने के बाद 1757 में सिराजुद्दौला बनते हैं बंगाल के पांचवें नवाब। वो चौथे थे, पांचवें बनते हैं। ये अलीवर्दी खान के ग्रैंडसन थे सिराजुद्दौला, ठीक है। देखो तो जितने भी हिस्टोरियंस है, हिस्टोरियन ऑफ द पीरियड, इस पीरियड के हिस्टोरियंस थे ये 1757 के पीरियड के हिस्टोरियंस, पर्शियन, बंगाली, मुगल, फ्रेंच, डच और इंग्लिश। ये सिराजुद्दौला को मैग्लोमैनियक साइकोपाथ, इन्होंने उनको डिस्क्राइब कर दिया, उसको उसका ऐसा वर्णन किया जाता है, मैग्लोमैनियक साइकोपाथ। इसका मतलब होता है, सॉरी ये भी होता है दूसरा, सीरियल बायसेक्सुअल रेपिस्ट, बायसेक्सुअल रेपिस्ट भी इसको कहा जाता है, बायसेक्सुअल्स, ओके। तो ये थोड़ा बाय कैरेक्टर इतना सही नहीं था सिराजुद्दौला, ओके। तो इसलिए इनको ऐसा इस तरह से इसको, इसलिए ब्रिटिश लोगों ने इनको ना मरवा दिया था सिराजुद्दौला। तो लॉन्ग द सीज ऑफ कैलकाटा टू पनिश द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर देयर अनऑथराइज्ड फोर्टिफिकेशंस इन फोर्ट विलियम। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं स्टोरी बेस आपको बताता हूँ सिराजुद्दौला की। देखो अलीवर्दी खान जब चले जाते हैं, मर जाते हैं, उसकी जगह पे उनके ग्रैंडसन आ जाते हैं, उनके पोते सिराजुद्दौला, ये बिकम्स द नवाब ऑफ बंगाल। तो ये थोड़ा बंगाल को अच्छे से मैनेज करते हैं, और मैनेज करने के टाइम के बाद इनको बहुत सारे हिस्टोरियन ऐसे हैं उस टाइम के, तो इनको ये दो नाम से जानते हैं, मैग्लोमैनिक साइकोपाथ, इसको साइको बोलते थे, और सीरियल बायसेक्सुअल रेपिस्ट भी इसको बोला जाता था। सो व्हाट एवर दिस इज, लेकिन जब ये नवाब थे ना बंगाल के, तब इनका बहुत लोगों के साथ वहां पे जमता नहीं था। वहां के जो लोकल व्यापारी थे, उनको ये बहुत परेशान करते थे। कौन? सिराजुद्दौला। तो हुआ ऐसा कि ब्रिटिशों ने बंगाल में, कलकत्ता में, हुगली के पास अपना फोर्टिफिकेशन स्टार्ट करवाया था। फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन का मतलब किला की बांधनी वो कर रहे थे। और अगर उस टाइम पे ऐसा कहा जाता था, जो कोई भी अगर फोर्टिफिकेशन करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब ऐसा होता है कि आगे वो फ्यूचर में युद्ध की तैयारी करता है, ठीक है। तो ब्रिटिशों ने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट करवाया था कलकत्ता में, और इन फोर्ट विलियम में, ठीक है। और वो अनऑथराइज था, अनऑथराइज यानी उसको मान्यता नहीं थी मुगलों के द्वारा, ना नवाब के द्वारा। तो जब ये सिराज को पता चला कि ब्रिटिश लोग फोर्ट विलियम में फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि अपना हथियार वहां पे डेवलप कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन का काम कर रहे हैं, हथियार ऊपर लेके जा रहे हैं फोर्ट में, इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर में ये लोग अटैक करेंगे,
यानी कि लोकल फोर्स में। ओके, तो सिराजुद्दौला ने क्या कहा, भाई ये जो आप कर रहे हैं ना फोर्टिफिकेशन फोर्ट विलियम में, ये अनऑथराइज्ड है, इसको बंद करवाओ, तो फिर हमें फौज भेज के आपको वहां से भगाना पड़ेगा। तो इसने पहले नोटिस जारी किया, फरमान निकाला कि वो जो काम चल रहा है फोर्टिफिकेशन का ब्रिटिशों का, उनको बंद करना है। तो उस फरमान के जरा ब्रिटिशों ने उस फरमान को नजरअंदाज कर दिया, उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। बाद में हुआ ऐसा कि सिराज ने, जब सिराज को समझ में आया कि ब्रिटिशों ने हमारे फरमान को निगलेक्ट कर दिया, तो इन्होंने अपनी आर्मी भेजी थी। और आर्मी भेजने के बाद उस फोर्ट विलियम में जितने भी ब्रिटिश लोग वहाँ पे फोर्टिफिकेशन का काम कर रहे थे, उसमें से बहुत लोगों को इन्होंने वहां से, तो कुछ भाग गए थे, लेकिन कुछ जो बचे थे, जिनको जो मिल गए, इन्होंने जिंदा उनको मार दिया था। एक उस किले में एक ये था, एक कोठरी थी उस किले में, कोठड़ी थी, कोठड़ी। उस कोठड़ी में जो कुछ इनको जो ब्रिटिश मिले थे, 125 के अराउंड इनको ब्रिटिश ने पकड़े थे, बाकी के भाग गए थे। ठीक है, इन्होंने जब फौज भेजा तब, तो इन्होंने क्या किया, उस बंद दरवाजे में, उस कोठड़ी में वो 125 ब्रिटिशों को उन्होंने बंद कर दिया था। और वहां पे वेंटिलेशन की कोई पावर ही नहीं, वेंटिलेशन की कोई चांस ही नहीं था वहां। तो ऐसे वो सांस नहीं ले पा रहे थे, तो वो बिना सांस क्यों मर गए थे वहां। 125 ब्रिटिशों को जिंदा मार दिया था। और इसी इंसिडेंट को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो जो फोर्टिफिकेशन का काम जो ब्रिटिश कर रहे थे ना वहां पे, ये बंद पड़ गया था। तो ब्रिटिशों का एक गवर्नर था जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश लोग ऑलरेडी इंडिया में व्यापार कर रहे थे, इन्होंने ऑलरेडी अपनी आर्मी को भी डेवलप किया था। ये साउथ में थे, इनका नॉर्थ में कोई संबंध नहीं था। साउथ में कहाँ पे थे, कर्नाटक एरिया में थे, साउथ में पौंडीचेरी में थे, साउथ में हैदराबाद उस साइड में ये अपना व्यापार कर रहे थे, वो इसमें कालीकत वगैरह उस बंदर के आसपास। तो जब इसको खबर जाती है कि इन्होंने ऐसा ऐसा हमारे साथ किया, हमारे लोगों के साथ, रॉबर्ट क्लाइव को संदेह जाता है कि सिराजुद्दौला ने 120 व्हाइट पीपल को ब्लैक कोठड़ी में बंद करके उनको मरवा दिया। तो ये बदला लेने के लिए, बदले की भावना से ये फिर चाल करके बंगाल पहुंचता है रॉबर्ट क्लाइव। तो मैं आपको ये स्टोरी आगे बताता हूँ। ये बदले की भावना, सिराजुद्दौला को इसको लेसन सिखाना था, धड़ा, इसको सबक सिखाना था इसको। तो मैं आगे आपको बाकी चीजें बताता हूँ। इंडिया हैज ट्रेडेड विद यूरोप सिंस द एंशिएंट टाइम्स। पुराने टाइम से इंडिया ने यूरोप के साथ इंडिया का व्यापार था। ठीक है, दोनों ने मिलकर व्यापार चलाया हुआ। ओके, तो एविडेंस ऑफ ट्रेड विद एंशिएंट ग्रीस। तो एंशिएंट ग्रीस यानी कि ग्रीस नाम का जो यूरोप का देश था, तो ग्रीस के साथ इन्होंने अपना व्यापार भी चलाया था। पर्शिया से चलाते थे और मेसोपोटामिया से चलाते थे। कब से, 1200 सेंचुरी, 1200 बीसी, तब से यूरोप के साथ इंडिया के व्यापार थे, उनके एविडेंस भी। तो प्री मौर्यन और मौर्यन टाइम्स में ही ग्रीक के साथ इंटरेक्शन इंडिया की चलती थी, ग्रीक लोगों के साथ। ठीक है, तो आपने अगर महाभारत में यावनास को देखा, ये पायरो ऑफ एलिस का फिलोसोफर था, इन्होंने विजिट की थी इंडिया को। अलेक्जेंडर का इन्वेजन एंड द डेवलपमेंट ऑफ गंधरा आर्ट, एंशिएंट है। सो रोमन एम्पायर की बात की है यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने आपको यहाँ पे ऐड करवाया है। 11th century to 15th century, trade is carried on by Italian city-states like Venice, Genoa, Florence, Naples and Pisa. अच्छा, ये चैप्टर यहाँ से ना बदल चुका है हमारा। कौन सा, ये वाला चैप्टर। सो यहाँ तक ये लास्ट चैप्टर था, ये अगला चैप्टर मैंने ऐड कर दिया ना यहाँ पे, इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से
दिस वाज द लास्ट चैप्टर, यानी कि ये पहला चैप्टर हमने खत्म किया है। अब ये नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, तो जो भी ये अगला जो चैप्टर है ना, हम अगले क्लास में हम इसको करवाएंगे। ये खत्म नहीं हो पाएगा, आधे पे छूट जाएगा, ठीक है। तो फिर से मुझे दोबारा बताना पड़ेगा आपको। तो कोई डाउट क्वेश्चन क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हो मुझे। लास्ट 4 मिनट बाकी है। इसका पीपीटी में भेज देता हूँ, रिवीजन के लिए काम आएगा। हाँ, कोई डाउट क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हो। सर हिस्ट्री के लिए कौन सा हाँ। रेफरेंस बुक पढ़े या तो पीडीएफ वुड बी इनफ? स्पेक्ट्रम का अच्छा है मॉडर्न के लिए अगर पढ़ना हो। और एंशिएंट है उसके लिए? एंशिएंट के लिए ना एनसीईआरटी की बुक्स वो पढ़ना है। एंशिएंट के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड हिस्ट्री ऑफ एनसीईआरटी, एंशिएंट और मिडिवल के लिए। ओके सर। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं है ना आपके जो एक्चुअली आपका जो ग्रुप का एडमिन है ना, वो स्टूडेंट है, उसको मैं नंबर आपके फॉरवर्ड करता हूँ। मैंने दिए थे उसको एक्चुअली, जैसे आप लोगों ने मुझे दिए थे ना, उनको उसको मैंने फॉरवर्ड कर दिए थे। पता नहीं इसने ऐड किया कि नहीं। ठीक है, मैं फिर से उनको बोलता ऐड करने के लिए, तो आपको वही पे मिल जाएगा इसका पीडीएफ, ठीक है। टेलीग्राम का ग्रुप है उसका उनका, उसमें आपको ऐड कर लेगा। तो ठीक है, फिर तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। अगली जो क्लास है, अगली जो क्लास होगी वो हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अब ये सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ से होगा ऐसा कि ब्रिटिशों ने कैसे इंडिया को जीता, वन बाय वन। बंगाल जिस पे नवाब का राज था, वो कैसे चला गया ब्रिटिशों के हाथ में। मराठा इतना बड़ा कॉन्फिडेंस था, वो कैसे चला गया उनके हाथ में, ब्रिटिशों के हाथ में, ठीक है। उसके बाद सिख, राजपूत, अवध का सुजाउद्दौला, वो कैसे चला गया, ठीक है। ये सब मैं आपको उसमें बताऊंगा। ओके, मैं नंबर नोट करता हूँ। किसका नंबर है? 886 का। सर माझाच नंबर आहे, ग्रुप मध्ये ऍड नाही केलंय. ओके ओके, ठीक है। नंबर तर फारच VIP घेतलेला आहे. ठीक है, तो I will ask them to add in the group. So good night everyone. Thank you so much. थैंक यू सर, गुड नाइट।